जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, ये भी बताइए। और इसी तरह हम सभी लोगों का ये जो सीरीज है, इस सीरीज में आप सभी लोग जुड़ते हैं डेली, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। दोस्त, ऐसे ही ये सीरीज आगे हमारी बढ़ती जाएगी और ऐसे आप सभी लोग डेली सीरीज को देखा करें। और हम सभी लोग एडजेक्टिव के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। कल का क्लास जो हमारा था उसमें हम आप लोगों को सिखाए थे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का यूज कहाँ और कब होता है। उसमें मैंने बताया था कि लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और जो फ्यू होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो इतनी बातें कल की क्लास में हमने सीखा था और उसके एक एक यूज को कैसे कैसे सेंटेंसेस के माध्यम से हमने सीखने की कोशिश किया था। आज का जो हमारा एडजेक्टिव है, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं दोस्त, यहीं से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। पीछे मैं बहुत सारी चीजों को आपको मैं पढ़ाता चला आया हूं, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ी सी मेरी बातों को सुनने की कोशिश करिएगा और गौर करिएगा इन बातों पे, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या चीज सिखाना चाहता हूँ। दोस्त समझिएगा आप सभी लोग। आज की जो हमारी क्लास होगी वो यूज ऑफ, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, वो होगा यूज ऑफ सम, यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी, सम और एनी का यूज। और आज ही के क्लास में यूज सीखेंगे हम लोग यूज ऑफ ईच एंड एवरी, यूज ऑफ ईच एंड एवरी, एंड का चिन्ह बना देते हैं दोस्त, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। इन दो चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है दोस्त, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनको सीखेंगे। इन्हीं के यूजेज को आज हम सीखने वाले हैं। तो सम और एनी का प्रयोग थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं पिछले के क्लासेज में, लेकिन थोड़ा और अच्छे से क्लेरिफाई हम यहाँ पे कर लेते हैं दोस्त। यानी कि सम और एनी का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये चीज हम लोग आज सीख लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, अक्सर हम लोग पढ़े होंगे सम के बारे में। तो सम का जो यूज होता है दोस्त, समझिएगा आप सभी लोग, सम का जो यूज होता है, आप जनरली पढ़े होंगे दोस्त। जनरली का मतलब जो अक्सर हर एक टीचर पढ़ा दिया करते हैं, और मैं भी वही चीज पढ़ाऊंगा जो हर एक टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, कुछ न कुछ सही ढंग से पढ़ाऊंगा दोस्त। और हर एक टीचर मैं नहीं कह सकता, कुछ लोग हैं अच्छे से इसको क्लेरिफाई करते हैं दोस्त, अच्छे से समझाते हैं। तो बहुत से टीचर्स हैं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। फिलहाल आप हमसे जुड़े हैं तो यहाँ देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ सम का यूज आप सभी लोग पढ़े होंगे कि इसका यूज किस सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है दोस्त। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या दोस्त, मैं कह दूं कि आप सभी लोग अच्छे से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम मैं लिख रहा हूं, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज किस सेंटेंस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है दोस्त। ये पढ़ाया जाता है आपको। और एनी का यूज आपको पढ़ाया जाता है, जो किताबें लिखती हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखती हैं, कि एनी का यूज किस सेंटेंस में होता है, निगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव सेंटेंस में होता है दोस्त, निगेटिव सेंटेंस में। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज निगेटिव सेंटेंस में होता है। इतनी बातें हमें सिखाई गई हैं और हम सीखे भी हैं। ध्यान दीजिए, और भी आप सीखे होंगे कि एनी का यूज जो है कि वो किस सेंटेंस में होता है, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, या फिर किस सेंटेंस में होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। इतनी बातें आप पढ़े होंगे, लेकिन आप और कुछ जानने की कोशिश करिए। सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका जो मेन थीम होता है दोस्त, यानी कि मेन जो हमारा इसका टॉपिक होता है कि सम का यूज कहाँ होता है, एनी का यूज कहाँ होता है, वो मेन चीज इसका सेंटेंस नहीं होता है, सेंस होता है। हम कह दें कि सम का यूज जो होता है वो हम ये नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, मैं कहूंगा कि सम का यूज तो पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बल्कि पॉजिटिव सेंस रखने वाले सेंटेंस में होता है। पॉजिटिव सेंस, सेंस का मतलब आप जानते हैं, मीनिंग। पॉजिटिव मीनिंग रखने वाले सेंटेंस में किसका यूज होता है, सम का यूज होता है। हो सकता है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो सकता है वो सेंटेंस
अफर्मेटिव हो, असर्टिव हो, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि पॉजिटिव सेंस रखने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, सम का, और जो निगेटिव सेंस रखने वाले सेंटेंस होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, एनी का। दोस्त ध्यान दीजिए आप सभी लोग, अभी एनी और सम को और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं दोस्त, और अच्छे से समझते हैं कि कहाँ यूज करते हैं, इसका समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ध्यान दीजिए, जैसे मैं कहूं आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो सही है दोस्त। जो पहले हम पढ़े हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाँ ये सही होता है। आई हैव सम रुपीज, मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ रुपए हैं मेरे पास दोस्त। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, हाँ मेरे पास है, सेंस भी पॉजिटिव है, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, तो निश्चित रूप से सम का यूज हो जाएगा दोस्त। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सेंटेंस भी पॉजिटिव है, सेंस भी पॉजिटिव है, तो फिर सम का यूज होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपको मिलेगा कि सम का यूज पॉजिटिव नहीं, निगेटिव सेंटेंस में भी होता है। जैसे हम कहते हैं सम पीपुल, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, निगेटिव सेंटेंस में भी सम का सेंस होता है, यूज होता है, जब उसका आंसर हमारा क्या आ जाए, आंसर हम कह दें, आंसर एक तरीके से अगर उसका देखना चाहें, अगर यस पॉसिबल हो तो फिर हम कहेंगे इसका सेंस पॉजिटिव है। और जब सेंस पॉजिटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में भी सम का यूज करते हैं हम दोस्त। वैसे पॉजिटिव सेंटेंस में तो करते ही करते हैं, जो जनरल रूल है हम इसको बता दिए आपको। ध्यान दीजिए, जैसे हम कहते हैं कि सम पीपुल यानी कि कुछ लोग, सम पीपुल डज नॉट, सम पीपुल डू नॉट होगा दोस्त। हमेशा सम के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। डू नॉट, सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन गॉड, डू नॉट बिलीव इन गॉड। कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। तो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये सेंटेंस तो निगेटिव है ना दोस्त, नॉट लगा है तो सेंटेंस हमारा क्या है, निगेटिव है। लेकिन अगर इसका कोई जवाब पूछे कि क्या इसका सेंस ये सही है, ये बात सही है जो कही गई है, अगर ये कही गई बात सही है, सेंस इसका सही है, तो फिर हम सम का यूज करें यहीं पे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एनी पीपुल डू नॉट बिलीव इन गॉड, कोई भी लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसा कहना उचित है क्या? नहीं भाई, कुछ लोग तो रखते हैं, यानी कि सेंस पॉजिटिव आ रहा है। हम कब कहेंगे सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन गॉड, कुछ लोग जो है भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो फिर दोस्त हम यहाँ पे सम का प्रयोग किए। ये सेंटेंस निगेटिव है, निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस का जो सेंस है दोस्त, सेंस, इसका जो मीनिंग है, मीनिंग जो है वो पॉजिटिव है। इसका जो मीनिंग है वो क्या है दोस्त, पॉजिटिव है। तो जब सेंटेंस निगेटिव हो लेकिन मीनिंग अगर पॉजिटिव हो दोस्त, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का यूज करते हैं। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा निगेटिव सेंटेंस में ही एनी का प्रयोग करें, हमेशा निगेटिव सेंटेंस में एनी का ही प्रयोग करते हैं, कोई जरूरी नहीं। अगर सेंस उसका पॉजिटिव है तो फिर, जैसे हम कह रहे सम पीपुल डू नॉट बिलीव इन गॉड, तो फिर हमने कहा कि कुछ लोग भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। तो ऐसी चीजें हैं, आप समझ सकते हैं। तो ये चीजें हैं, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम सम का प्रयोग किए, ये समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव सेंटेंस में तो सम का प्रयोग होगा ही होगा दोस्त, लेकिन ध्यान दीजिए निगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग होता है जब उस सेंटेंस का सेंस यानी कि मीनिंग हमारी क्या हो दोस्त, पॉजिटिव हो। तो निगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग होता है जब सेंस निगेटिव रखता है दोस्त, या फिर चॉइस वगैरह की बात आती है, वो आगे मैं समझाने वाला हूं आपको। तो ये बात आपको समझ में आई होगी शायद। हम ऐसे कह सकते हैं, कोई भी आप देखो, आप समझने के लिए समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग होता है दोस्त। हमेशा जो है कि एनी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं कहूं
हाँ, उसका सेंस पॉजिटिव आना चाहिए, बस सेंस पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे मैं कहूं कि क्या आप मुझे कुछ रुपए नहीं दे सकते, क्या आप मुझे कुछ रुपए नहीं दे सकते, तो मैं कहूंगा कैन यू नॉट, ध्यान दीजिए, कैन यू नॉट गिव मी, आप सोचिए एनी लगा दें, एनी रुपीज, कैन यू नॉट गिव मी एनी रुपीज। आपको लगेगा कि ये सेंटेंस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो एनी लगा दें। नहीं दोस्त, सम रुपीज होगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव सेंस देगा। हाँ क्यों नहीं भाई, आपको उम्मीद, अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप दोस्त, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको वो पैसा मिल जाएगा, यस की उम्मीद अगर है आपको दोस्त, यस की उम्मीद अगर आपको है, तो फिर वहां पे सेंस पॉजिटिव होता है। और जब सेंस पॉजिटिव होता है तो फिर हम उस सेंटेंस भले ही निगेटिव हो, वहां पे हम एनी का नहीं सम का ही यूज करते हैं। यही होता है सम का यूज, यही होता है सम का प्रयोग। कैन यू नॉट गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे नहीं दे सकते? अरे क्यों नहीं यार, ले लो ले लो, उम्मीद कर रहा हूं ना। अगर आपको लगता हो नहीं तो आप कह दीजिए आई कैन नॉट गिव यू एनी मनी, उम्मीदें खत्म हो गया। यानी कि सेंटेंस निगेटिव, सेंस भी निगेटिव। जब सेंटेंस निगेटिव और सेंस भी निगेटिव, तो फिर हम एनी का प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज होता है सम और एनी में, इतना ही डिफरेंस होता है। अभी एनी के बारे में मैं नहीं बताया हूं दोस्त, अभी एनी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट दोस्त? हाँ, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं, आप समझिए। सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स लिखना चाहूंगा। अब ध्यान दीजिए, आगे हम एनी का यूज देखते हैं थोड़ा सा। आप एक चीज नोट में लिख सकते हैं कि सम का प्रयोग हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है दोस्त। सम का प्रयोग हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंस रखने वाला जो सेंटेंस होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। समझने की कोशिश करिए। जैसे हम कह दें, हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं, जैसे वहां लिखा मैंने मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं कहूं मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। मेरे पास, ये थोड़ी कहूंगा मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं, मेरे पास कोई रुपया नहीं है, एक भी रुपया नहीं है। तो मैं कहूंगा आई हैव, या फिर आई डोंट हैव एनी रुपीज, आई हैव नॉट एनी रुपीज, ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्त। आई हैव नॉट एनी रुपीज, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। मैं आपको वर्ब पढ़ाते वक्त सिखाऊंगा कब आई डोंट हैव लिखते हैं, कब आई हैव नॉट लिखते हैं दोस्त। दोनों का मतलब सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बहुत जल्द हम वर्ब के टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं, वहां आपको सिखाएंगे। आप सभी लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, तो उम्मीद करूंगा कि अब कर लेंगे। आप लोग कर लीजिए आगे, चूंकि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो बस इतना ही। तो मैं यहाँ पे, चूंकि ये सेंटेंस भी निगेटिव है और इस सेंटेंस का जो सेंस है वो भी निगेटिव है, तो फिर यहाँ पे हम किसका प्रयोग कर लिए? एनी का प्रयोग कर लिए। जैसे मैं सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ डू यू हैव एनी बुक्स, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक्स, एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या तुम्हारे पास कोई किताब है? डू यू हैव एनी बुक? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एनी का प्रयोग किया। ये सेंटेंस निगेटिव नहीं, बल्कि ये सेंटेंस क्या है दोस्त? इंट्रोगेटिव है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस अगर हो, निगेटिव सेंटेंस हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? निगेटिव सेंटेंस में हम एनी का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का प्रयोग करते हैं। अगर उसका सेंस पॉजिटिव ना हो, तो उसका सेंस पॉजिटिव ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी। देखिए, सेंस को समझने में समय लगता है दोस्त, वो आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। तो ये हमें निर्धारित कौन करेगा कि सेंस पॉजिटिव है कि नहीं है? तो वो उसके बोलने का तरीका कह सकता है, आपके सामने वाला जो स्पीक कर रहा है उस सेंटेंस को, या फिर पीछे का पैराग्राफ हमें समझा सकता है दोस्त कि ये चीज
क्या कहना चाह रहा है। तो समझिए इस बात को एक सेंटेंस से कभी हम क्लेरिफाई नहीं कर पाते हैं, तो इतनी बातें हमें दिमाग में रखनी होंगी। आई हैव नॉट एनी रुपीज, तो फिर नॉट है एनी लगाएंगे, सेंस भी निगेटिव, सेंटेंस भी निगेटिव, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का प्रयोग करेंगे। तो ये समझने वाली बात है। और फिर हम एनी का प्रयोग वो भले ही ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले ही सेंटेंस पॉजिटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव होने पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, एनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब, जब हम चॉइस की बात करें। चॉइस, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि यदि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बता सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं कहूंगा इफ यू हैव, अच्छा यहाँ तो चॉइस की बात नहीं है दोस्त, वो दूसरा सेंटेंस आ गया माइंड में। ये भी समझिए, ये पॉजिटिव सेंस रखने वाला है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यदि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी, यदि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम है तुम मुझे बता सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तुम मुझे बता सकते हो, सेंस पॉजिटिव दे रहा है। और सेंटेंस चूंकि पॉजिटिव है और सेंस पॉजिटिव दे रहा नहीं, ये चॉइस की बात है दोस्त। हाँ, यहीं पे चॉइस की बात आ रही है। चॉइस वाला सेंटेंस है, तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे बता सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी, चॉइस की बात है, यू कैन टेल मी दोस्त। तो फिर जब चॉइस की बात आती है, वही सेंटेंस था दोस्त, थोड़ा सा माइंड से खिसक रहा था, सही है। तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं एनी बॉय कैन डांस, एनी बॉय कैन डांस, कोई भी लड़का डांस कर सकता है। एनी बॉय कैन डांस, कोई भी लड़का डांस कर सकता है। तो आप ध्यान दीजिए आप सभी लोग, एनी यहाँ पे आया है, पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन एनी आया क्योंकि यहाँ पे चॉइस की बात है, कोई भी जिसका मन करे, एनी बॉय कैन डांस। तो फिर जब हम ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जहां पे चॉइस की बात आती है, वहां पे हम सम का प्रयोग न करके एनी का यूज करते हैं दोस्त। तो यही होता है एनी का प्रयोग और सम का प्रयोग। आप सभी लोग शायद एनी और सम के प्रयोग में दिक्कत नहीं होगी समझने की। तो ऐसे ही इसी प्रकार से समवन, एनीवन और समथिंग, एनीथिंग, समबडी, एनीबडी वाला जो यूज होता है प्रोनाउन में, वो प्रोनाउन भी इसी तरह यूज होते हैं दोस्त। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, यही चीज होता है एनी बॉय कैन डांस। जैसे मान लीजिए अलमारी में किताब रखी है, तो वो पूछी कि कौन सी बुक लूं यार इसमें से, तो मैं कहूंगा यू कैन टेक एनी बुक, नहीं यू कैन टेक सम बुक्स, तुम कुछ किताबें ले सकते हो। इसका मतलब तो ये हो जाएगी अलमारी में से कुछ किताबें तुम ले सकते हो, मतलब एक नहीं एक से अधिक ले सकते हो। लेकिन एक की जब चॉइस करना हो तो हम कहेंगे यू कैन टेक एनी बुक, यू कैन टेक एनी बुक ऑफ देम, उनमें से तुम कोई भी किताब ले सकते हो। तो एनी यहाँ पे प्रयोग किए हम किसके लिए दोस्त, चॉइस के लिए। मेरे कहने का मतलब जब हमारे चॉइस की बात आए अगर, और वो सेंटेंस आप देखो पॉजिटिव है और चॉइस की बात आए, तो फिर हम पॉजिटिव सेंटेंस देख करके वहां पे सम का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम चॉइस को देखेंगे। अगर चॉइस की बात आती है तो फिर हम वहां एनी का प्रयोग करेंगे। आप थोड़ा अर्थ निकाल करके भी तो देखिए, सम का मतलब कुछ निकलता है, एनी का मतलब कोई भी निकलता है। तो आप कहिए कि मेरे पास कोई भी बुक नहीं है, मेरे पास कुछ भी बुक नहीं है, अजीब सा नहीं लग रहा है? तो नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस में तो एनी जाहिर सी बात है लगेगी। आप कहिए इस सेंटेंस में यू कैन टेक सम बुक्स ऑफ देम, उनमें से तुम कुछ किताबें ले सकते हो, तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। और यू कैन टेक एनी बुक ऑफ देम, उनमें से आप कोई भी किताब ले सकते हो, इसका कुछ अर्थ निकलेगा अलग। जैसे मेरे पास यहाँ पे मार्कर्स हैं, 3 मार्कर्स, हम कहें यू कैन टेक सम मार्कर्स ऑफ देम, इनमें से तुम कुछ मार्कर ले सकते हो, तो वो जाएगा 2 ठे ले लेगा। लेकिन जब मैं कह दिया कि यू कैन टेक एनी मार्कर ऑफ देम, तुम उनमें से कोई भी मार्कर ले सकते हो, मतलब कोई एक मार्कर जो भी तुम्हें चॉइस हो वो ले सकते हो।
तो इसके सेंस में अंतर आ जाता है दोस्त, यानी कि इसके अर्थ में परिवर्तन होता है थोड़ा बहुत। तो आप समझिए करेक्ट यूज ऑफ सम एंड एनी, तो ये चीजें हैं, इसके सेंस में परिवर्तन करते हैं, यही होता है सम का प्रयोग। यानी कि सम का यूज हम तब करते हैं जब सेंस पॉजिटिव है, भले ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव या फिर निगेटिव या पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं। और एनी का प्रयोग तब करते हैं जब सेंस निगेटिव हो, सेंटेंस निगेटिव हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं, चॉइस की बात करते हैं। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। तो इतनी सी चीज सम और एनी का प्रयोग शायद आप सभी लोग समझे होंगे, और अगर नहीं समझे होंगे दोस्त तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं जरूर अगली क्लासेज में इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूंगा इसको इरेज करना, उसके बाद हम ईच और एवरी के बारे में सीखेंगे। आज दोस्त इसको इरेज करना चाहता हूं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। ध्यान दीजिए यही होता है, सम और एनी में थोड़ा सा अंतर होता है दोस्त। तो आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आप नोट बना के लिख सकते हैं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं लेकिन आप इसको लिखेंगे जो बातें मैं बोल रहा हूं दोस्त। समझ पा रहे हैं कि नहीं ये सारी चीजें। मैं एक एक शब्द हिंदी में तो लिख नहीं सकता व्हाइट बोर्ड पे, अगर लिखता रहूं तो लिखते ही रह जाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। और अगर जरूरत पड़ी कभी भविष्य में ऐसे करने की डिमांड आई तो ऐसा भी करके देखा जाएगा एक बार। किसी चीज को छोड़ना थोड़ी है, हर एक चीज को आजमाना है दोस्त, किसी भी तरह सफल होना है। और हाँ ध्यान दीजिए, और किसी भी तरह बच्चों को समझाना है हर एक चीज, ये भी बात दिमाग में। ये नहीं कि सिर्फ हम फॉलोअर्स बढ़ा लें अपने और सब्सक्राइबर बढ़ा लें, बच्चे समझ ही ना पाए। जबरदस्ती वाला कोई काम नहीं करना है दोस्त। अगर किसी को समझ आता है तो फिर वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्त। ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें वो बच्चे चाहिए जो डेली हमारे क्लासेस को अटेंड करते हो, कुछ न कुछ सीखें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। और उसके बाद फिर हमारा जब वो नाम लेंगे एक बार, तो फिर हमें पूरी खुशी ही वही मिल जाएगी कि हाँ कोई पढ़ाया हुआ लड़का है जो आगे नहीं। जैसे मेरे हाई स्कूल और इंटर में टॉपर्स जब छात्र निकलते थे तो बहुत खुशी होती थी। तो यही होता है दोस्त, आप इस बात पे थोड़ा गौर करिए। तो आगे समझते हैं हम यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का प्रयोग ध्यान दीजिए बहुत सिंपल सा है, साधारण सा है, समझने की कोशिश करिए, बस थोड़ा समझना है दोस्त। ईच का प्रयोग दो में से प्रत्येक के लिए करते हैं। ध्यान दीजिए बहुत बड़ी बात, दो में से प्रत्येक के लिए या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए करते हैं। दो से अधिक में से, दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए करते हैं। दो से अधिक में से, दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए प्रयोग करते हैं, प्रत्येक के लिए करते हैं। तो समझने की कोशिश करिए ये क्या है बात। लेकिन जो दो से अधिक होंगे वो सीमित होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, सीमित होगी दोस्त। सीमित का मतलब लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब आप समझ रहे हैं, लिमिटेड का मतलब उसका लिमिट होगा कुछ न कुछ। मतलब बहुत ज्यादा की बात नहीं करेंगे हम। अगर कितनाहों की बात करें, ईच का प्रयोग तभी करेंगे जब लिमिटेड हो संख्या। और एवरी का प्रयोग कब करते हैं, ये दो में से नहीं, दो से अधिक में से। दोनों का अर्थ सेम ही होता है, प्रत्येक, हर एक। ध्यान दीजिए प्रत्येक या हर एक इसका अर्थ निकलता है, हर एक या प्रत्येक ऐसे इसका अर्थ हिंदी में निकलता है। दो से अधिक में से हम इसका प्रयोग करते हैं, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से, दो से अधिक में से प्रत्येक की बात अगर हो, प्रत्येक, या फिर हम कह दें हर एक की बात हो, हर एक की बात हो, तो फिर हम एवरी का प्रयोग करते हैं। तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। अगर दो में से प्रत्येक या हर एक, प्रत्येक मतलब प्रति एक एक करके सब, और इनके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होता है वो सिंगुलर यूज होता है, और इनके साथ हमेशा जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल यूज होता है। तो समझने, सॉरी, सिंगुलर ही यूज होता है, गलती से निकल गया प्लूरल। ध्यान दीजिए आप सभी लोग करेक्ट करिएगा, सिंगुलर यूज होता है। मैं कुछ आगे सोच रहा था आप वाले के बारे में, बस वो माइंड में आ गया, तो थोड़ा अभी उसको हम क्लेरिफाई करेंगे।
एवरी का यहाँ यूज होता। और ध्यान दीजिए ये दो से अधिक जो होंगे ये सीमित नहीं असीमित होंगे, यानी कि असीमित का दोस्त अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड संख्या होगी, अनलिमिटेड संख्या। जैसे समझने की कोशिश करिए, मैं कहूं समझिएगा आप सभी लोग ध्यान से समझिए, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, या फिर हम कहते देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में 30 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माय लाइफ। मेरा जो लाइव क्लास है इसमें 30 स्टूडेंट हैं। अगर मैं कहूं, मैं देख नहीं रहा हूं कितने लोग हैं, मैं कहूं कि देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में 30 स्टूडेंट्स हैं। समझने की कोशिश करिए, बहुत गहरी बात है। तो फिर मैं कहूं प्रत्येक स्टूडेंट ब्रिलियंट है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक स्टूडेंट, यहाँ खाली स्थान देना, प्रत्येक स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करेंगे, यस नहीं लगाएं, इज ब्रिलियंट। प्रत्येक स्टूडेंट ब्रिलियंट है, प्रत्येक स्टूडेंट ब्रिलियंट है। समझने की कोशिश करिए, गहरी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर मैं कह रहा हूं कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन माय लाइफ, इन माय लाइफ, मेरे लाइफ में बहुत से स्टूडेंट हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, प्रत्येक स्टूडेंट ब्रिलियंट है, प्रत्येक स्टूडेंट ब्रिलियंट है। 2 सेंटेंसेस में लिखा। ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, लेकिन दोस्त इसमें ये 30 स्टूडेंट लिमिट है कि नहीं है, लिमिटेड है, ये लिमिटेड। लेकिन इसमें मेनी की बात हो रही है, यानी कि 2 से अधिक की बात हो रही है, लेकिन ये क्या है, ये अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड है। तो जब अनलिमिटेड हो, 2 से अधिक में से प्रत्येक की बात हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, एवरी का प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे एवरी स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, और इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, ईच का प्रयोग करेंगे। और 2 के लिए तो निश्चित रूप से 2 में से प्रत्येक की अगर बात की जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। और 2 से अधिक में से अगर प्रत्येक की बात की जाए, और ध्यान दीजिए अगर वो सीमित है तो ही हम ईच का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम एवरी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कहूं मेरे क्लास में बहुत से लड़के हैं और सभी लड़कों के पास, प्रत्येक लड़कों के पास बुक है, प्रत्येक लड़कों के पास बुक है, प्रत्येक लड़कों के पास बुक है, तो मैं कहूंगा एवरी बॉय हैज बुक्स। मैं ये नहीं कह सकता कि ईच बॉय हैज बुक्स, नहीं, जब तक सीमित संख्या ना हो। मैं कहूं देयर आर 3 सीट्स इन माय क्लास, 3 सीट है मेरे क्लास में और प्रत्येक सीट पर लड़के हैं, तो वहां पे हम ईच लगाएंगे किबरी, तो फिर हम वहां पे ईच लगाएंगे दोस्त। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या जो है वो 3 सीमित हो गई, भले ही वो 2 से अधिक है। तो हमारा अगर 2 से अधिक संख्या हो रहा है, मेरे कहने का मतलब 2 से अधिक हो रहा है और उसको हम सीमित कर दे रहे हैं, एक लिमिट बना दे रहे हैं, लिमिट हम उसका जानते हैं, निश्चित कर दे रहे हैं, तो फिर हम प्रत्येक हर एक के लिए हम क्या लगाएंगे दोस्त, ईच का प्रयोग करेंगे। और अगर सीमित नहीं है, मैं कहूं कि मेरे क्लास में बहुत सी सीट हैं और प्रत्येक सीट पर लड़के हैं, तो प्रत्येक सीट पर लड़के हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक सीट एवरी सीट लिखेंगे, ईच सीट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी सीट है, लिमिट नहीं है, मैं नहीं जानता कितनी सीट है, या फिर बताने वाला नहीं जानता दोस्त कितनी सीट है। ये बात दिमाग में रखनी है और यही माइंड में रखना है, यही होता है ईच और एवरी का प्रयोग। और 2 है तब तो भाई निश्चित रूप से सीमित है। और ध्यान दीजिए आप सभी लोग, ऐसा ही होता है, समझने की कोशिश करिए, ये प्रोनाउन की भी तरह यूज होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। जैसे ईच ऑफ देम,
ईच ऑफ देम, मैंने बताया था ईच ऑफ देम का मतलब होता है कि प्रत्येक दो में से, ध्यान दीजिएगा, दो में से प्रत्येक, एवरी ऑफ देम, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा यूज ही नहीं होता है, एवरी का ये यूज ही गलत होता है दोस्त। आज ही मैंने देखा ये एवरी का यूज ही गलत होता है, ऐसा यूज हम नहीं कर सकते। तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ईच ऑफ देम का ही प्रयोग करेंगे। और इनके साथ जब भी वर्ब आता है दोस्त, आप समझने की कोशिश करिए, इनके साथ जब भी वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा? वो सिंगुलर आएगा, क्योंकि ये प्रत्येक की बात करते हैं लेकिन एक एक करके करते हैं, एक एक अलग अलग करके करते हैं, एक ही साथ नहीं कहते हैं, ये ऐसा सेंस रखते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। ये बात आप दिमाग में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और अगर ये आप माइंड में रखते हैं तो शायद आप अंग्रेजी को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि ईच का यूज करते हैं कब और एवरी का यूज करते हैं जब प्रोनाउन, ये मैं बात कर रहा था, ये प्रोनाउन की बात। एवरी का प्रयोग आपसे पहले नहीं किया जाता है, ऐसा मिला मुझे, मैं भी थोड़ा ताज्जुब हुआ यार, कभी नहीं मिला था लेकिन मिला एक जगह। तो ये चीज है, अच्छी बात है, ये थोड़ा जानकारी में आप रखिएगा। तो फिर हम इसको ऐसे यूज करते हैं, तो यही होता है। ये लिखना बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है और आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये सेंटेंस आपको नहीं लिखा मिलेगा, अच्छा यहां से ये सब क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन यहां से मिस्टेक क्या पूछता है, यहां से जब भी मिस्टेक पूछता है तो ये पूछता है सब्जेक्ट, एग्जाम में क्या पूछता है मैं अब ये बता रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बता दिया कि अगर ईच और एवरी आपको दिख रहा है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के साथ वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या लेगा दोस्त? सिंगुलर लेगा। और ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछता है? तो ये क्वेश्चन और पूछता है पैसेज में दोस्त। पैसेज में पीछे निश्चित किया रहता है, तो आगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में इसे पूछता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चंस ये होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पैसेज से। इससे 5 क्वेश्चन आते हैं एसएससी में दोस्त, पैसेज से मैं बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस। ये ऐसे हलवा नहीं समझना है, बहुत गहरी बात होती है और वहां हम समझ पाते। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नहीं, ये हिंदी नहीं, हिंदी में पूछ लेता है। हिंदी में पूछता है कि संप्रदान कारक क्या है, इसमें से अपादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, हिंदी में पूछ लेता है सेंटेंस देके कौन सा कारक है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछेगा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है दोस्त, इंग्लिश में घुमाता है थोड़ा बहुत। तो इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चंस की भी सीरीज हम आपके साथ लेकर के आएंगे, अगर हम ये ग्रामर खत्म कर लेते हैं तो दोस्त। और ग्रामर खत्म हो जाएगा और चल मतलब बेसिक्स ग्रामर को तो आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, तो शायद न खत्म हो दोस्त। मैं नहीं कहता हूं कि ग्रामर में खत्म कर दूंगा, लेकिन हाँ जितनी हमें नीड होती है, जितनी हमें जरूरत होती है, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत कुछ सीखना है और मैं सीखने के रास्ते पे हूं, तो मैं सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। तो ऐसे ही सीखते और सिखाते आगे बढ़ते हैं दोस्त। यही होता है ईच और एवरी का प्रयोग, बहुत आसान होता है, इसको भी आप सभी लोग लिखिए। बाकी इसको हम एनालिसिस वाली क्लास तो चल नहीं पा रही, मैं बार बार कहता हूँ एनालिसिस की क्लास कराने के लिए। जब एनालिसिस सीरीज शुरू होगी दोस्त, जब मैं पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म कर लूंगा, थोड़ा बहुत डिमांड है बच्चों का नरेशन और टेंस वगैरह को लेकर के, और जो है कि सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, तो सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन और जो है कि टेंस वगैरह जब पढ़ा लेंगे तो हमारी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे हम। जैसे ही मेरे पास समय मिलता है, तो हो सकता है इसी सीरीज के साथ ही स्टार्ट कर दें, तो फिर हम एनालिसिस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लिख करके लाऊंगा दोस्त, तो वहां पे हम समझेंगे और एनालिसिस करेंगे, उसका पोस्टमार्टम कर करके एक एक को निकालेंगे तोड़ मरोड़ के, और उसके बाद सीखेंगे कि ये क्या होता है वास्तव में। तब आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस का पता चलेंगे दोस्त। तो यही है हमारा।
आज हमें यूजेस खत्म कर दी। अगर आपको किसी चीज के स्पेसिफिक यूज की जानकारी चाहिए, अगली क्लास में वो जानकारी मैं आपको दूंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट खत्म होने के बाद जरूर लिख दीजिएगा, तो उसका यूज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सी चीजों का यूज मैं पीछे बता दिया हूं, तो थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। अगर पिछली क्लास न देखे हो तो नहीं लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पिछली क्लास में उसकी यूज को मैं बता दिया हूं। वैसे आप लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा दोस्त। तो ये चीजें हैं। बाकी आगे की प्लानिंग हमारा है, शायद कल हो सकता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ें, या फिर हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ें। इन दो टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक्स को कल स्टार्ट किया, किसी एक टॉपिक को कल स्टार्ट किया जाएगा, और कल उस टॉपिक को थोड़ा हद तक खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। 2 या 3 दिन में मुझे लगता है कि एडजेक्टिव खत्म होगा, और जब एडजेक्टिव खत्म होगा दोस्तों, फिर हम सभी लोग अगला टॉपिक वर्ब स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। तो थोड़ी देर मैंने आपसे बातें किया। आप सभी लोगों को अगर क्लास पसंद आती हो दोस्त, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, because without your support we are nothing. We need your support, most important for our life and most important for our success, and your success also we need your support. So please subscribe and like and complete watch the video, please. It's my humble request to you. तो आप सभी लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। फिर मिलते हैं। जय मां सरस्वती।